नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए जहां हम एक तरफ कोशिश करते हैं कि नवीनतम जानकारियों को आपसे साझा कर सकें, अपने विशेषज्ञों को आपसे मिलवा सकें, वहीं दूसरी तरफ हमारी ये कोशिश होती है कि आपके ही सफल साथियों की कहानी आप तक पहुंचा सके। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। मिट्टी जांच द्वारा गुणवत्ता का कराए अनुमान, गेहूं की फसल को माहू कीट के प्रकोप से बचाए एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी माउंट हेरो डिस्क मशीन। राज्य सरकार किसानों की भूमि कैसे उपजाऊ हो, इसके लिए मिट्टी जांच प्रयोगशाला में कराने की व्यवस्था कर रही है। किसानों की भूमि को मिट्टी जांच कर उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी देने का काम सरकारी प्रयोगशालाओं द्वारा किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि मिट्टी की गुणवत्ता का अनुमान लगाकर उसके अनुपात में पोषक तत्वों का प्रयोग किया जा सकता है और बेहतर फसल ली जा सकती है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। किसान भाइयों से हम आग्रह करेंगे कि मिट्टी जांच के लिए मिट्टी का नमूना लैब में भेजना बहुत ही ज़रूरी है। ये आप इसके लिए केवल कृषि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी पर डिपेंड न रहे, वो अपने से भी मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। पशुपालक भाई बहनों, बदलते मौसम में दुधारू पशुओं के रखरखाव में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मौसम अभी परिवर्तनशील है, कभी ठंड बढ़ जा रही है, कभी कम हो जा रही है और इस तरह अचानक से मौसम परिवर्तन की वजह से पशु कई बार अनेक तरह के रोगों से आक्रांत हो जा रहे हैं। इससे आपके पशुओं में बुखार होने की संभावना भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए अपने पशुओं को मौसम के अनुसार ढककर रखें और सीधे ठंडी हवा या कोल्ड वेब के संपर्क में नहीं आने दें। किसान भाई बहनों, इन दिनों ठंड का असर पूरे राज्य में काफी बढ़ रहा है। राज्य में सभी जगह शीतलहर की असर है। ऐसे में आपके गेहूं के फसलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपके गेहूं के फसलों पर माहू कीट का प्रकोप हो रहा है तो तुरंत वैज्ञानिकों से सलाह लेकर आप दवा का छिड़काव करें। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं ICAR पटना के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। ठंड का मौसम है, कुहासा सा लगा हुआ है, उसमें इनकी लगातार वृद्धि हो जाती है क्योंकि ये इनके बच्चे भी खून चूसते हैं और जो है इनके बच्चे भी रस चूसते हैं और साथ ही साथ जो एडल्ट जो होता है, जो प्रौढ़ होती जो होती वयस्क होते हैं वो भी इसका जो रस चूसते हैं। इससे पौधे का क्या होता है कि विकास रुक जाता है, साथ ही साथ जो है पैदावार में 15 से 20% की हानि हो सकती है सिर्फ एक इस माहू के कारण। और देखेंगे इसी के कारण जो काला काला पड़ा है तो उसमें आप देख हो सकता है कि जो है पत्ती में जो है वो गिरवी भी पकड़ने लगा हो, तो उसके लिए भी आपको जो है रोगरोधी जो है दवाओं का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई बहनों, अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बहुउपयोगिता एवं पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए इसमें जैम, जेली, नेक्टर आदि परिरक्षित पदार्थ तैयार किए जाते हैं। यदि आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसकी उन्नत किस्मों का ही प्रयोग करें, जैसे कि इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, अर्का मृदुला, ललित, अर्का अमूल्या, धारीदार आदि। अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में बेहद लोकप्रिय है। जाड़े की ऋतु में यह इतना अधिक तथा सस्ता प्राप्त होता है कि लोग इसे गरीबों का सेव करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक फल है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा बी भी पाए जाते हैं। इसमें लोहा, चूना तथा फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। इसके कुछ उन्नत प्रभेद हैं। पंजाब पिंक, इस किस्म के फल बड़े आकार और आकर्षक रंग के होते हैं। गर्मियों में इनका रंग सुनहरी पीली हो जाता है। इसका गुद्दा लाल रंग का होता है। इसके एक बूटे की पैदावार तकरीबन 155 किलो तक का होता है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इसे समेकित रूप करके अपने लाभ का प्रतिशत कहीं ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी बात को साबित कर रहे हैं पटना जिले के मशरूम उत्पादक राजीव कुमार रंजन। इन्होंने मशरूम उत्पादन के जरिए सफलता की एक नई दास्तान लिखी है।
एक प्रगतिशील किसान की तरह वह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। मैं जो हूँ यहाँ पे मशरूम की खेती जो है आपको 2014 में कर रहा हूँ कंट्रोल यूनिट में, और ये धीरे धीरे मैंने करके स्टार्टिंग में 2 कमरे लगाए थे, आज के डेट में 6 कमरा है। मेरी डेली की कैपेसिटी जो है लगभग 500 kg है डेली। किसान भाई बहनों को खेती की शुरुआत में जिस पहली समस्या का सामना करना होता है वह है खेत में घास को हटाना और जमी हुई मिट्टी के ढेलों को तोड़कर उसे समतल बनाना। इस काम को सरल तरीके से संपन्न करने में किसानों की सहायक होती है माउंट हेरोडिस्क मशीन, जो न केवल घास को हटाती है बल्कि ढेलों को तोड़कर खेत को समतल भी बनाती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 3500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को, और साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में भी। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस भेंट वार्ता की। प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसका प्रयोग हमारे रोजमर्रा के दिनों में होता है, तो प्याज की खेती में कैसे करें खरपतवार प्रबंधन, इस बारे में आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान बंधुओं नमस्कार। खेत में पौधा के निकलते ही खरपतवार का निकल आना आजकल बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन किसान बंधुओं ये आपके फसल पर कितना प्रभाव डालता है इसको भी आपको जानना चाहिए। अगर आप समय पर खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो पहले तो आपका जो फसल है उसका वृद्धि रुक जाएगा, और अगर आपने समय पर इसको प्रबंधन नहीं किया तो अंतोगत्वा इसका परिणाम ये होता है कि उत्पादन घट जाता है। तो किसान बंधुओं, चूँकि अभी प्याज आप अपने खेतों में लगा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्याज के खेत में खरपतवार का आप किस तरह प्रबंधन करें, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और तरीके आजकल उपलब्ध हैं, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि प्याज के फसल में खरपतवार का प्रबंधन कैसे किया जाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम। सभी लोगों को नमस्कार मेरा। सर, जैसा कि हम प्याज में खरपतवार का कैसे प्रबंधन करें इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मूल बात आपसे ये समझना चाहता हूँ कि खरपतवार का प्रबंधन इतना आवश्यक क्यों है। किसानों को ये बात क्यों समझनी चाहिए कि खरपतवार का जो प्रबंधन है वो बहुत ज़रूरी है। तो किसान बंधु यदि प्याज में खरपतवार का प्रबंधन नहीं करते हैं तो उनका जितना लागत मूल होता है उससे कम उत्पादन होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ प्याज की खेती नकदी फसल के रूप में किसान बंधु करते हैं और इससे है जो कि काफ़ी मुनाफा प्राप्त होता है। परंतु हाल फिलहाल के विगत 10 वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो प्याज की खेती का रकबा है जो कि घटती जा रही है, और इसके पीछे मूल कारण क्या है कि किसान बंधु खरपतवार से परेशान हैं
और किसानों के नज़र में, वैज्ञानिकों के नज़र में, शोधकर्ताओं के नज़र में किसान के लिए खरपतवार एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। अब है कि इसको यदि सही समय पर हम नहीं प्रबंधन करते हैं तो उत्पादन है जो कि 35% से लेके 95%, कभी कभी है जो कि 99% तक समाप्त हो जाता है। अतः खरपतवार का प्रबंधन करना नितांत आवश्यक है। चूँकि हमारे यहाँ प्याज की खेती इसका है जो कि मतलब रबी मौसम में ही हम लोग करते हैं, और इसके लिए है जो कि बिचड़ा पहले किसान बंधु है जो कि 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर या निर्भर करता है कि उसकी रोपाई कब करेंगे। इधर हम लोग एक बताते हैं कि लाभदायक क्रॉपिंग सिस्टम प्याज की खेती के लिए, क्योंकि प्याज की खेती के लिए लाभदायक क्रॉपिंग सिस्टम जो फसल तंत्र है उसमें हम लोग बताते हैं कि एक कम अवधि वाली धान की फसल आप लें, और उसके बाद है जो कि आलू लगावें, और आलू उखाड़ के है जो कि प्याज लगाते हैं। अगर इन 3 फसलों का समावेश करते हैं तो इसमें खरपतवार भी कम होता है। परंतु बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं कि लंबी अवधि वाली धान लगाते हैं और धान काट के उसमें प्याज की खेती करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इसमें है जो कि खरपतवार का प्रबंधन मतलब करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है। तो किसान बंधुओं को चाहिए कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा फसल प्रणाली बताया जाता है उसका अनुपालन करें, और इसमें लाभदायक भी ज़्यादा है। जैसा कि आपने बताया सर कि खरपतवार अगर खेत में है तो 95% तक नुकसान हो सकता है। तो सर आगे एक बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो किसी भी खेत में वो प्याज लगाएं, लेकिन अगर उस प्रारंभिक तौर पे किस तरह से खेत की या प्रारंभिक तौर पे खेत की किस तरह वो जुताई कर लें ताकि कम से कम खरपतवार रहे, और अगर खरपतवार हो भी जाए तो उसको प्रबंधन करने का क्या विकल्प उपलब्ध है किसानों? तो किसान बंधु जो प्याज की खेती करते हैं तो अमूमन रोपाई विधि से करते हैं, लेकिन एक दूसरा विधि है जिसमें हम छिड़काव विधि कहते हैं, और उसको हम कहते हैं सीधी बुआई। तो सीधी बुआई से भी प्याज की खेती और रोपाई विधि से प्याज की खेती। तो जो रोपाई विधि से प्याज की खेती होती है उसमें बिचड़ा किसान बंधु 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर या 15 नवंबर के बीच में बुआई करते हैं। यहाँ पर चूँकि खरपतवार प्रबंधन को हमको करना है तो बिचड़ा से ही हमको है जो कि मतलब उसका प्रबंधन करना होगा, और जिसका बिचड़ा मजबूत होता है, जिस किसान बंधुओं का प्याज का बिचड़ा मजबूत होता है तो उसके हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रतिरोपण होता है उस खेत में है जो कि खरपतवार कम होता है। तो बीजस्थली में खरपतवार का प्रबंधन किसान बंधुओं को करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि जो बीजस्थली हम तैयार कर रहे हैं उसमें जैविक खादों का इस्तेमाल करें। जैविक खाद के रूप में सड़ी हुई भुरभुरी गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या सरसों की खल्ली। यदि 1 कट्ठा का मतलब है कि जो पटना डिवीज़न जहानाबाद गया की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 3.5 डिसमल यानी 1361 स्क्वायर फीट का कट्ठा होता है, और उसमें यदि प्याज का बिचड़ा आप लगाने जा रहे हैं तो आपको 3 केजी बीज आपको देना चाहिए, और उसमें 5 से 10 केजी राई सरसों तोरिया की खल्ली देनी चाहिए, या आप 2 से 1.5 कुंटल के बीच में वर्मी कंपोस्ट देना चाहिए, या 3 से 4 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद देना। और ये सब देने के बाद मिट्टी में मिलाना चाहिए। चूँकि प्याज का बीज महीन होता है इसीलिए ज़मीन की तैयारी भुरभुरी होनी चाहिए। और किसान बंधु क्या करते हैं कि छिड़काव विधि से बिचड़ा लगाते हैं, पर ऐसा देखा गया है कि जिन किसान बंधुओं ने छिड़काव विधि से बिचड़ा लगाया उसमें खरपतवार का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। अतः हम किसान बंधुओं को इस चैनल के माध्यम से हम सुझाव देना चाहेंगे कि जब भी बिचड़ा आप लगावें प्याज का तो उसमें पूर्वे पक्ष में आप है जो कि लाइन में रोपाई करें, और जब लाइन में रोपाई करेंगे तो 25 से 30% खरपतवार स्वतः कम होता है, और आपका बाद में होता भी है तो उसको हटाने में प्रबंधन करने में भी सहूलियत होती है। और किसान बंधुओं को चाहिए कि जैसे ही प्याज का बिचड़ा मतलब प्याज का अंकुरण आ गया, अंकुरण आने के 25 से 30 दिनों के बाद उसमें आप भांति जैसे बनपालक है और भी तमाम प्रकार के उसमें खरपतवार जो आग जाते हैं तो उसके लिए एक दवा है, दवा का किसान बंधु इस्तेमाल करें। दवा का नाम है ऑक्सीफ्लोरोफेन। ऑक्सीफ्लोरोफेन बाज़ार में ये टेक्निकल नाम है, और उसका बाज़ार में ट्रेड नेम गोल, गेलीगान तमाम नाम से आता है। लेकिन ऑक्सीफ्लोरोफेन की 1.5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में यदि बीजस्थली के 25 से 30 दिनों के बाद स्प्रे कर देते हैं तो जो भी खरपतवार है समूचा नष्ट हो जाएगा, और आपका है जो कि बिचड़ा है जो कि मजबूत हो जाता है। प्याज का उत्पादन अच्छा हो
इसके लिए हमारे किसान को क्या समझ? तो प्याज की बेहतर खेती होने के लिए खरपतवार का तो प्रबंधन समय पर बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक और दवा है, बहुत सारे किसान बंधु क्या करते हैं कि प्याज रोपाई के समय दवा नहीं देते हैं और वो रोपाई कर देते हैं, उसमें खरपतवार उग जाते हैं। तो प्याज की रोपाई के 25 से 30 दिनों के बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन नाम की दवा, जो कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, और 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर यदि उसको आप स्प्रे कर देंगे तो आपका खरपतवार है जो कि समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ और बातें हैं, क्योंकि प्याज में जो होता है कि क्वालिटी की बात होती है और स्टोरेबिलिटी की बात होती है, तो उसके लिए सल्फ़र देना बहुत ज़रूरी है। और सल्फ़र की मात्रा कितनी होगी और कब देंगे, तो सल्फ़र आपको 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप ज़मीन तैयारी करते समय दे दें। और अगर ज़मीन तैयारी करते समय नहीं देते हैं तो जो मतलब पहली पटवन देते हैं रोपनी के 30 दिनों के बाद, 30 से 35 दिनों के बाद जब खरपतवार प्रबंधन कर लेते हैं, तो उसमें यूरिया के साथ आप है जो कि 85% DP एक सल्फ़र, जो कि बढ़िया सल्फ़र होता है, तो उसका इस्तेमाल करने से आपकी फसल बढ़िया होती है। और एक चीज़ और है किसान बंधु, पौधा पानी को चाटता है, पौधा पानी को पीता नहीं है। इसी अवधारणा के साथ सिंचाई ठीक से करें। अमूमन अभी किसान बंधु सिंचाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे प्याज का फसल प्रभावित हो जाता है। सर, हमारे किसानों को कैसे वो प्याज का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, वो हर बात आपने संक्षेप में हमारे किसानों को बता दिया। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है।
इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर।
और ये मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने स्प्रे, जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। हमारी उम्मीद होगी, हमारी कोशिश होगी कि ऐसी ही और भी जानकारियां इस कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचा सकें। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से, इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों और अपने विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।